जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 22 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है 21 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं होम साइंस का। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस जिसने नहीं देखी वो जाकर जरूर देखना, क्योंकि पहले वाली अगर वीडियो अच्छी लगेंगी, समझ में आ जाएगा जब सब कुछ, तो ये चैप्टर और अच्छा ईजी लगने लगेगा, ठीक है ना। तो पहले वाली वीडियोस आप लोग जरूर देखना। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या हमारा। इसमें जो है वस्त्र एवं परिधान, यानी कि होम साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 22 है। 21 चैप्टर हो चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 ही क्वेश्चन थे, लेकिन यही क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाँ यही बहुत बड़े क्वेश्चन ही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है वस्त्र एवं परिधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिरकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से होंगे, आप लोग बस बढ़िया तरीके से बने रहना वीडियो के साथ। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन क्या है कि वस्त्र की परिभाषा। देखिए पहले तो आप लोग ये जान लो वस्त्र एवं परिधान का मतलब क्या होता है। देखिए वस्त्र और परिधान का अर्थ ये हो गया कि जो वस्त्र है, वस्त्र जैसे कि हम सिंपल कोई कपड़ा देखते हैं, कपड़ा हो गया, या उस जब तक वो पहना ना गया हो, जब तक उसको सिल के कोई जो है परिधान ना बनाया गया हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, वस्त्र बोला जाएगा। आगे बात समझना, जब उससे तैयार ड्रेस हो जाएगी, ड्रेस जब उससे कोई जो है ड्रेस बनाकर तैयार कर दी जाएगी, उसको क्या बोला जाता है, परिधान। तो जब वो कपड़ा था तो उसको वस्त्र बोला जाता था, और जब उससे कोई जो है पहनने के लिए कोई भी कपड़ा बना लिया गया या सिल कर जो है उसको तैयार कर लिया गया, ड्रेस बना ली गई, तो उसको बोला जाता है क्या, परिधान बोला जाता है। आगे बात समझ में। देखिए तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो है वस्त्र की परिभाषा दीजिए, वह उनके विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालिए। तो वस्त्र की परिभाषा बतानी है, वस्त्र क्या होते हैं और उसका क्या उपयोग होता है, वो चीजें हमें बतानी है यहाँ पे। आगे बात समझ में। देखिए तो सबसे पहला आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से क्या है। देखिए वस्त्र से क्या तात्पर्य है। देखिए वस्त्र क्या होता है तो वस्त्र कपड़े का एक टुकड़ा होता है। वस्त्र क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कपड़े का टुकड़ा होता है, ठीक है। वस्त्र को अंग्रेजी भाषा में टेक्सटाइल कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, सबको पता होगा। कोई सूती है, कोई लाइलॉन का कपड़ा है, कोई जो है मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, बहुत सारे, है ना। तो वही टेक्सटाइल बोला जाता है उसको, ठीक है। टेक्सटाइल शब्द लैटिन सब भाषा के टेक्सटली से लिया गया है, यानी ये क्या होता है, टेक्सटली से लिया गया है, और जिसका सामान्यतः प्रयोग तंतुओं से निर्मित कपड़ों के लिए किया जाता है। देखिए तंतु क्या होते हैं, अब तो तंतु क्या कहा जाता है, मान लो एक कपड़ा है, अब उसमें से एक धागा निकालो, सिर्फ एक धागा, सिंगल धागा। अब उस धागे को आप लोग, जैसे मरोड़ होती है ना, हर धागे में मरोड़ होती है, मरोड़ को खोलो, उसमें से जो अलग अलग रेशा निकलेगा ना, पतला पतला रेशा जो आंखों से कई बार दिखता भी नहीं है ठीक से, तो उन रेशों को ही क्या कहा जाता है, छोटे छोटे पतले पतले जो होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। उन्हीं को मिलाकर धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से ड्रेस बनती है, परिधान बनता है, ठीक बा। देखिए तो क्या बोला जा रहा है कि जिसका सामान्यतः प्रयोग तंतुओं में निर्मित कपड़ों के लिए किया जाता है। अंग्रेजी के चैम्बर शब्दकोश के अनुसार टेक्सटाइल से तात्पर्य बुने हुए कपड़ों से है। टेक्सटाइल मतलब बुना हुआ कपड़ा, रेशे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये जो हमने पहना ये परिधान है, पर उससे पहले क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ वस्त्र था, कपड़ा था, है ना। फिर उसके बाद ड्रेस बनी, तैयार हुआ, ये कपड़ा बना, वो परिधान बना, ठीक बा। देखिए तो वस्तुतः टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के बने वस्त्रों के लिए किया जाता है, यानी वस्त्र जो होते हैं मतलब अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उसी को टेक्सटाइल का नाम जो है दिया गया है, ठीक है। देखिए आधुनिक युग में प्राकृतिक तंतुओं, देखिए एक होता है प्राकृतिक तंतु, इसमें देखा होगा कोया वगैरह होते हैं, वो सब रेशम के कीड़े वगैरह होते हैं, वो तो नेचुरल हो गया, ठीक है। एक हो गया मैनमेड होता है, वो होते हैं कौन सा, एक तो प्राकृतिक हो गया और दूसरा जो है आर्टिफिशियल होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। देखिए तो आधुनिक युग में प्राकृतिक तंतुओं के अतिरिक्त जो है विभिन्न रसायन, क्या बोला जा रहा है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा अनेक प्रकार के अप्राकृतिक रेशे तैयार किए जाते हैं। कुछ तो अप्राकृतिक होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, ठीक। देखिए तो बोला जा रहा है जिनसे विविध प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। ये कपड़े विभिन्न उद्योगों, दवाइयों, वाहन उद्योग आदि में काम आते हैं। जैसे देखिए अब कोई गैराज की कंपनी है तो उसमें गैराज वगैरह है मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि लोगों का वस्त्र अलग होता है, ऑफिस हो गया उसका ड्रेस अलग होता है, सबका अलग अलग जो है, और ये किससे बनता है, कपड़े से ही तो बनता है ड्रेस वगैरह। तो ये चीज याद रखिएगा, तो सब में काम आता है हर चीज में। अभी जो हम लोग पहने हैं ये सभी तो ड्रेस है,
क्यों? ये पहले क्या था? कपड़ा ही था, और कपड़े से पहले क्या था? रेशा तंतु बनाया गया होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अतः इन सभी प्रकार के वस्त्रों को टेक्सटाइल शब्द के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। देखिए, प्रत्येक वस्त्र ना केवल देखने में वरन अपने गुणों, उपयोगों और देखरेख की प्रक्रियाओं में भी भिन्न होता है। यानी कि हर प्रकार के कपड़े होते हैं। कोई रेशमी कपड़ा पहन के घूम रहा है, कोई सूती कपड़ा, कोई ऊनी कपड़ा, है ना, हर तरीके के कपड़े होते हैं। वही चीज हमें यहाँ याद रखनी है। देखिए, तो सूती कपड़ा चिकना व चमकीला होता है। ठीक है, उसके बाद सूती कपड़ा, वही रेशमी कपड़ा जो है क्या होता है? चमकीला होता है और चिकना भी होता है, काफी रेशमी टाइप का होता है ना। उसके बाद सूती कपड़े की बात करें तो ये चिकना तो होता है साथ साथ, लेकिन निष्प्रद भी होता है, यानी कि पसीना वगैरह सारा सोख लेता है। जो है गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है सूती कपड़ा पहनना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि ये पसीना भी सोख लेगा और ठंडक भी देगा फिर, है ना, और जल्दी सूख भी जाता है। ऊनी कपड़ा खुरदुरा होता है। ऊनी कपड़ा हम ठंडियों में सर्दियों में पहनते हैं, वो खुरदुरा होता है काफ़ी ज़्यादा। और ऊनी वस्त्र जहाँ शरीर को गर्म रखता है, वहीं सूती वस्त्र जो है पहनने पर ठंडक का एहसास होता है। तो गर्मी में ऊनी कपड़ा पहनते हैं या सूती कपड़ा? सूती कपड़ा पहना जाता है। ठीक है ना। देखो, उसके बाद आता है नायलॉन का कपड़ा। नायलॉन और पॉलिस्टर आसानी से धोए जा सकते हैं और उन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता भी न के बराबर होती है। नायलॉन होता है, एक पॉलिस्टर का कपड़ा होता है। ये बिल्कुल कैसे होते हैं? इनको अगर धो भी दोगे ना तो सिलवटे नहीं आते, मतलब उसमें जो है चूड़ा हुआ नहीं लगेगा। तो क्या होता है इससे कि बढ़िया तरीके से बिना उसके भी पहन सकते हैं। कई कपड़े ऐसे होते हैं नायलॉन के। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद है रेशमी कपड़े। रेशमी कपड़ों को या तो ड्राई क्लीनिंग कराया जाता है या विशेष साबुन से के घोल में धोया जाता है। जो रेशमी कपड़े होते हैं ना, तो रेशमी कपड़े को ऐसे धोए ना, घर के किसी भी डिटर्जेंट में डाल दिया, वो तो कपड़ा हो जाएगा, कपड़ा बोल रहा हूँ, वो बेकार हो जाएगा वो कपड़ा ना। तो इसीलिए क्या करना होता है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको धोने के लिए तो ड्राई क्लीनिंग पे दो, है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है वस्त्र के उपयोग की बात करें, वस्त्रों का कैसे कैसे उपयोग किया जाता है वो देखिए जरा। तो सभ्यता के विकास के, यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, फिर धीरे धीरे और जो आर्य वगैरह रहते हुए आए, सबने कपड़े पहने, लेकिन अलग अलग प्रकार के वस्त्र कपड़ों का जो है निर्माण अलग अलग समय पे किया जाता। देखो, सभ्यता के विकास के प्रारंभ में वस्त्र केवल तन ढकने का काम करता था, लेकिन आज तन ढकने को तो अलग हटा दो, आज के टाइम पे क्या होता है, फैशन के लिए लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। आज जींस चल रही है, बिल्कुल फटी हुई जींसें पहन रहे हैं, घुटना बिल्कुल पूरा घुटना बाहर आ जाता है, इतनी तगड़ी जींस पहनते हैं सब, है नी। तो ये चीज़ है। तो वस्त्र ढकने के लिए पहले प्रयोग किया जाता, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाने लगा। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां कपड़ों का उपयोग अनेक रूप में ना किया जाता हो। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कपड़ों का यूज़ किया जाता है। ऑफिस है तो वहाँ अलग कल्चर होगा, उसका अलग कपड़े पहनने होंगे। स्कूल है तो स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है। कोचिंग है, कोचिंग में तो कुछ भी पहन के चले जाओ ठीक है। देखिए, तो कपड़ा तन ढकने, सोफा कवर, देखिए कपड़ा किस किस काम में आता है। तो देखिए, मेरी बातों को अगर आप लोग सुन भी रहे हो ना, भले लिख भी नहीं रहे तो भी क्या होगा, क्योंकि देखिए लिखना उन बच्चों को होता है जिनके पास बहुत सारा टाइम है, वो नोट्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन एनआईएस वाले बच्चे गलती ये करते हैं कि एग्जाम जब आ जाता है तो पढ़ना शुरू करते हैं, तो इससे क्या होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लिखने की हैबिट नहीं बन पाती। लिखना बहुत अच्छा होता है, याद रखिए। अब लेकिन एग्जाम नज़दीक है, कल परसों में एग्जाम है, तो पूरा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सुनो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, जो बोल रहा हूँ वो सुनो सिर्फ। आगे बात समझ, कम से कम आप अच्छा स्कोर तो कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए चीज़ है। तो बोला जा रहा है कि जो है पिलो कवर हो गया बनाने के लिए, जो तकिया कवर हो गया उसके लिए, और चादरें, मेज पोज, कपड़े बनाने के लिए दरवाजे, खिड़कियों पर पर्दे, कपड़े के जो है टांगे जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो है सब लोग के यूज़ करते हैं। दीवार पर सुंदर सुंदर कपड़े के बनाकर जो है वॉल हैंगिंग बोलते हैं जिसे, टांगे जाते हैं। यानी कि पर्दे वगैरह देखा होगा, पर्दे टांग देते हैं खूब सारे। तो समृद्धता की पहचान कालीन कपड़े का ही कमाल है। आज क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कपड़ों का यूज़ किया जा रहा है, धुआंधार, है ना, बढ़िया तरीके से। तो बोला जा रहा है कि समृद्धता की पहचान कालीन कपड़ों का ही जो है कमाल है। तन पोंछने के लिए तौलियाँ, रसोई घर में बर्तन, सब फर्श और पोछा लगाने के लिए भी कपड़ों का यूज़ किया जाता है। आगे बात है ना, और कपड़े कैसे बनते हैं, रेशों से, तंतुओं से बनते हैं। चलिए, तो वही चीज़ है, सिंपल से बहुत अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, जैसे उद्योगों के लिए, चिकित्सा के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, सबके लिए अपने अलग अलग कपड़े होते हैं। कोई मोटे तौर पर वस्त्रों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे शरीर की रक्षा हेतु
तो शरीर को गर्म रखने के लिए भी, शरीर को ठंडा रखने के लिए भी, शरीर को बचाने के लिए भी ना अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का। तो ये बहुत ईजी है, मैं पूरा पढ़ तो नहीं रहा, लेकिन आप लोग को समझना है कि शरीर की रक्षा हेतु भी कपड़ों का यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सामाजिक स्थिति प्रकट करने हेतु, जैसे सभ्यता विकास के साथ साथ वे लोग वेशभूषा के प्रति पर्याप्त सहज होते गए। आज कीमती कपड़े पहनना उच्च सामाजिक स्थिति व आर्थिक समृद्धता का प्रतीक माना जाता है ना। ये सब क्या है, उच्च आदर्श या बोल सकते हैं उच्च समाज के अंदर एक अलग पहचान बनाने के लिए लोग कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जो जितना अच्छा कपड़ा पहना है लोगों की नज़र उतनी ज़्यादा उसके ऊपर पड़ती है। ये सच्चाई सब लोग जानते होंगे ना। शादी ब्याह में लोग जाते हैं बढ़िया बन ठन के, बिल्कुल है ना, कपड़े उपड़े अच्छे पहन के जाते हैं, जूता वूता पहन लिया अच्छे से तरीके से। क्यों करते हैं ये सब? इसलिए करते हैं ताकि क्या हो कि सब लोग जो है लोगों की नज़र जाए उनके ऊपर और समाज में स्थिति एक अच्छी हो सके। उसके बाद व्यक्तित्व निखार हेतु, जैसे बोला जा रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निखार में भी वस्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग सभी अभिनेत्रियां पर्दे पर सुंदर दिखाई देती हैं क्योंकि वे महंगे, सुंदर और आधुनिक प्रकार के सिले हुए कपड़े पहनते हैं। आजकल तो अलग अलग प्रकार का कपड़ा पहना जाता है, ठीक है, वो सब लोग तो जानते हैं मैं किस चीज़ की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो भारत की जो संस्कृति है उसमें क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र वगैरह पहने जाते हैं, ठीक है। तो विद्यालय में सब बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का ध्यान रखकर सबके लिए जो है एक ही रंग के वस्त्र, यूनिफॉर्म, ताकि सब बच्चे समान लगे। देखिए स्कूल में यूनिफॉर्म एक जैसा क्यों बनाया जाता है, सबका सेम यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि अमीर का बच्चा भी आ रहा है, गरीब का बच्चा भी आ रहा है। तो अमीर का बच्चा ये नहीं कि कुछ और अपने मन से कपड़ा पहन के आ जाए, गरीब का ऐसे हो गया, नहीं, यूनिफॉर्म होगा तो एक ही होगा पूरे स्कूल में। तो इससे क्या होगा, बराबरी लगेगी, सब इक्वल लगेंगे, है ना, ये चीज़ें। उसके बाद घर में विभिन्न कार्यों हेतु, वही मैंने बताया था, मेज पोज बिछाने के लिए अलग, चद्दर अलग, पर्दा अलग, सबके लिए कपड़ा यूज में आ रहा है। उसके बाद विभिन्न उद्योगों में कपड़ों का उपयोग, तो बोला जा रहा है दवाइयों में, मोबाइल में, इन सब अलग अलग चीज़ों में जो है किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कपड़ों का यूज़ किया जाता है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनुष्य किसी न किसी रूप से हर समय कपड़े का उपयोग करता ही रहता है। आगे बात समझ में, चलिए आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से ये आंसर, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, वस्त्र की परिभाषा बता दी हमने और उसके विभिन्न उपयोग बता दिए। आगे बस हमने प्रकार सारी चीज़ हमने जान ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अब हम लोग क्या है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेयान तंतु, रेयान तंतु की पहचान आप किस प्रकार करेंगे। रेयान तंतु, रेयान ये भी एक तंतु है, धागा है जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है, रेयान का कपड़ा। देखिए जरा अब हम इसके अंदर क्या जानेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, ये देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आंसर भले ही बड़े हैं, क्वेश्चन भले ही बड़े हैं, कर हम भले ही थोड़ा सा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ था ही नहीं, अगर होता 10 भी होता ना मैं करवा देता, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए देखते हैं, रेयॉन तंतु की जो है पहचान आप किस प्रकार करेंगे, रेयॉन तंतु की पहचान, है ना। देखिए तो बोला जा रहा है ज्वलंत परीक्षण, रेयॉन तंतु की पहचान आप कैसे कर सकते हो कि हाँ ये रेयॉन तंतु है। तंतु मतलब समझ में आ गया ना, धागे को आप अलग कर दो, रेसे रेसे निकाल दो, रेसा ही तंतु कहलाता है, ठीक है। देखिए तो रेयॉन यानी कि ज्वलन परीक्षण करने के लिए, यानी कि वो आग पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा, क्योंकि आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले जो लोग होते हैं, वो जो कर्मचारी होते हैं उसके, वो दमकल कर्मचारी से बोला जाता है, वो अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, आग नहीं पकड़ता वो, है ना। तो अलग अलग प्रकार के, लेकिन ये क्या है, रेयॉन का कपड़ा क्या बोलता है, देखिए तो बोला जाए ज्वलंत परीक्षण यानी आग के सामने ले जाओ करने के लिए रेयॉन का एक 2 × 2 सेंटीमीटर के टुकड़े को, यानी इतने छोटे टुकड़े को जो है ले जाओ, आग की लौ के पास ले जाएं और निम्न स्थितियां आएंगी अलग अलग निकल के, पता चलेगा रेयॉन का है क्या है। तो पहले लौ के नजदीक ले जाओ, रेयॉन सिकुड़ता नहीं है, रेयॉन जो है सिकुड़ेगा नहीं, आग पकड़ लेता है, वो तुरंत ही आग पकड़ेगा, सिकुड़ेगा नहीं, भक्क से आग पकड़ लेगा ना, ये चीज। उसके बाद लौ में जल्दी जल जाता है, लौ के पास ले जाओगे सिकुड़ेगा नहीं, लेकिन आग भक्क से पकड़ लेगा, ये चीज। लौ से हटाकर रेयॉन जलता रहता है, यानी कि क्या होता है, वो दहकता रहेगा। दहकता मतलब क्या होगा, टपकता है, धकड़ 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 धकड़, मतलब क्या है इसका कि लौ से हटाकर रेयॉन जलता रहता है, यानी अगर लौ में रखोगे तो जलेगा ही, साथ में बगल में कर दोगे यानी कि बुझ जाएगा। वो क्या होगा, उसमें हवा भी मारोगे तो भी जल्दी नहीं बुझेगा। वो क्या होता है, देखो कपड़ा ऐसे रख लिया, वो टप 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 नहीं टपकता, तो ये चीजें होती हैं। तो रेयॉन होता है, वो रेयॉन का तंतु होता है कपड़ा। गंध क्या होती है, रेयॉन के जलने से जलते कागज की गंध आती है, जैसे कागज जलता है तो वैसे ये महकता है। और अवशिष्ट जलने के बाद रेयॉन कपड़े की अति
कम मात्रा में हल्की भुरभुरी राख छोड़ जाता है, यानी कि कपड़े जैसा तो दिखेगा लेकिन भुरभुरी राख सा हो जाएगा। और रेयॉन का कपड़ा होता है, तंतु होता है। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ हमें बढ़िया तरीके से जो है इसमें याद रख लेनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन यही था। अब तीसरे में बताएगा वो बड़ा करके इसको, देखिए। उसके बाद आता है इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर समझ में आता हो और अच्छे तरीके क्लियर होती हो आंसर, तो आप लोग जो है साइमन क्लास को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलेगी, वरना मिस कर दोगे आप लोग। ठीक है ना, तो कर लेना उसको सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए बेल आइकन का बटन भी दबा देना, क्योंकि जब सारा वीडियोस आएगा, जितनी वीडियोस, तो आप लोग के पास पहुंचती रहेगी। ठीक है ना। चलिए, प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोग के। देखिए, तो बोला जाए प्राकृतिक व मानव निर्मित तंतुओं में भेद, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या है इसमें? देखिए, प्राकृतिक व मानव निर्मित तंतु क्या होते हैं? प्राकृतिक व मानव निर्मित तंतु, यानी कि कुछ तंतु हमें प्रकृति से मिले हैं और कुछ तंतु मानव निर्मित होते हैं। आगे बस, जैसे अब जो एक एग्जाम्पल, चलिए ज्योग्राफी में चलते हैं। ज्योग्राफी में क्या होता है, कुछ प्रकृति ने दिया है हमें, जैसे पानी, हवा, धूप, और उसके बाद धूप तो सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है ना। उसके बाद पहाड़, पर्वत, चट्टानें, ये सब किससे मिली हुई है? हमने थोड़ी ना बनाया, मानव द्वारा थोड़ी ना निर्मित है। ये भगवान, या बोल सकते हैं प्रकृति की देन है ना। यही है प्रकृति। प्रकृति को ही हम अपनी ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारा जो आज जीवन की रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीजें मानव निर्मित क्या होगा? सड़क, परिवहन, ये वो घर मकान, ये सब मानव निर्मित है, प्रकृति तो ना दी है। हाँ, प्रकृति से लेकर हम ये चीजें बना रहे हैं। अरे वो समझ। चलिए, तो बोला जा रहा है, देखिए आंसर आप लोग स्क्रीन पर देखिए। प्राकृतिक व मानव निर्मित तंतुओं में भेद क्या है? प्राकृतिक तथा कृत्रिम तंतुओं में निम्नलिखित अंतर होते हैं। जैसे प्राकृतिक जो नेचुरल है और कृत्रिम जो आर्टिफिशियल, जो हम मानव द्वारा निर्मित है। तो पहले प्राकृतिक देखिए। प्राकृतिक तंतुओं को विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक तंतुओं की लंबाई, रंग, चमक, संगठन तथा अन्य गुण निश्चित होते हैं। देखिए, प्रकृति का क्या होता है? नेचुरल रंग होगा, नेचुरल चमक होगी, संगठन, अन्य गुण, सारी चीजें सेम दिखेगी। उसके बाद क्या है? प्राकृतिक तंतुओं के सभी गुण प्राकृतिक पद्धत तथा पूर्व निश्चित हैं, यानी कि जो प्रकृति से मिला है वो हमें पता है कि हाँ यही चीज होनी है और यही चीज होके रहेगी। पर मानव निर्मित क्या होता है? आज काला रंग है, किसी तंतु का काला रंग है तो उसको व्हाइट भी कर दो, नीला भी कर दो, बैंगनी कर दो, कुछ भी कर दो। क्यों? ये चीज है। तो नेचुरल फाइबर क्या है? प्राकृतिक तंतुओं को विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त, अलग अलग स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, प्राकृतिक तंतुओं की लंबाई, रंग, चमक, संगठन, अन्य गुण निश्चित होते हैं, फिक्स होता है, ऐसा का ऐसा ही उत्पादन होना है। अब गेहूं है, वो तो प्राकृतिक है। गेहूं का उत्पादन आप नीले रंग का कर दोगे क्या? नहीं ना। तो उसको नीले रंग का कैसे करोगे? तो आदमी लेकर आएगा, उसको रंग में बोल देगा और देखो नीला गेहूं पैदा हुआ, तो वो आर्टिफिशियल हो गया, हाँ नेचुरल तो ही ना हो जाएगा। ये चीज, प्राकृतिक तंतुओं के सभी गुण प्राकृतिक पद्धत तथा ये चीजें पूर्व निश्चित होते हैं, यानी पहले डिसाइड होता है कैसा होगा। पर ये जो है मैनमेड है, वो अभी नीली बनाया है शायद फाइबर से, अलग तरीके से आर्टिफिशियल फाइबर से बना रहा है जो, तो उसका अलग प्रकार से भी रंग बदल देगा वो, है ना। कैसे? देखिए, तो कृत्रिम तंतुओं को किसी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जाता। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा निर्मित है, बल्कि इन तंतुओं को प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। प्रयोगशालाओं में यानी कि टेस्ट वगैरह करके इसको लाया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है? कृत्रिम तंतुओं की लंबाई, रंग, चमक, संगठन आदि गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते थे, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद कृत्रिम तंतुओं के गुण वस्त्र वैज्ञानिक स्वयं निर्धारित करते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें वांछित परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी कि मैनमेड होता है ना, तो इसमें तो परिवर्तन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होता है। तो मैंने दो चीजें आपको बताई है, एक मैंने बताया प्राकृतिक और एक बताया मानव निर्मित तंतुओं के बारे में। क्लियर हो गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो है अच्छे तरीके से समझा दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेयॉन तंतु की परिभाषा दीजिए। तो दूसरा जो हमने पढ़ा था रेयॉन, जो आग में जो भले ही सिकुड़ता नहीं है लेकिन वो भक्क से आग पकड़ लेता है। तो क्या क्या चीजें जाननी है हमें इसमें? रेयॉन तंतु की परिभाषा क्या है? तो देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए मक्खी महाराज आ गई इतने दिन बाद। ठीक है, देखिए तो सभी प्रकार के, देखिए तंतुओं की बात कर रहे हैं ना, देखिए सभी प्रकार के तंतुओं को लंबाई के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। क्वेश्चन क्या था? रेयॉन तंतु की परिभाषा दीजिए। तो बोला जा रहा है इसमें
कि सभी प्रकार के तंतुओं को लंबाई के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। एक छोटे तंतु होते हैं और एक लंबे तंतु होते हैं। तो छोटे तंतु को बोला जाता है स्टेपल, दो वर्गों में बांटा जाता है। स्टेपल, देखिए स्टेपलर की पिन होती है ना, छोटी छोटी होती है, तो ऐसा समझ लो कि स्टेपल दो जो है इसको छोटे तंतु में बोला जाएगा, छोटे छोटे रेसे होंगे। और एक लंबे तंतु होते हैं फिलामेंट टाइप के, तो फिलामेंट बोला जाता है। देखिए रेयॉन तंतु फिलामेंट वर्ग के अंतर्गत आता है। जो रेयॉन तंतु है ना वो इसमें नहीं आता, क्या नाम है, स्टेपल तंतु में नहीं आता, छोटे छोटे में नहीं आता। रेयॉन तंतु बड़े बड़े होते हैं, फिलामेंट टाइप के बड़े बड़े होंगे, इतने ऐसे ऐसे रेसे टाइप के होंगे बड़े बड़े। तो बोला जाता है रेयॉन तंतु फिलामेंट वर्ग के अंतर्गत आता है। उत्पत्ति के आधार पर सभी तंतुओं के दो वर्गों में बांटा जाता है। को दो वर्गों में, एक प्राकृतिक तंतु, एक मानव निर्मित तंतु। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। रेयॉन जो है मानव निर्मित तंतु वर्ग में आता है। मानव निर्मित तंतु दो प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, रेयॉन की अगर अलग से बात करेगा तो रेयॉन प्राकृतिक तंतु नहीं बा, प्राकृतिक तंतु नहीं है ये क्या है, ये मैनमेड है, यानी कि आर्टिफिशियल तंतु है। कौन सा, रेयॉन, ठीक बा। देखिए तो इसमें रेयॉन जो है तो इसमें बोला जा रहा है मानव निर्मित है ना ये, तो मानव निर्मित भी दो प्रकार की होती है। एक होता है पुनः उत्पादित तंतु और एक होता है कृत्रिम तंतु। पुनः उत्पादित तंतु मतलब क्या होता है, देखिए रेयॉन पुनः उत्पादित जो है सेल्यूलोज तंतु में आता है। सेल्यूलोज तंतु में आता है। सेल्यूलोज क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है जो हाथ से बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है जो है। अब यहाँ पे ये चीज है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखिए तो रेयॉन पुनः उत्पादित सेल्यूलोज तंतु है, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है। तो ये चीज वस्तु रेयॉन जो है सिल्क की अनुकृति ही है, सिल्क जैसा ही लगता है। कौन, क्या चीज, रेयॉन। रेयॉन का अर्थ क्या है, तो सूर्य की किरणों का परावर्तन, रिफ्लेक्टिंग द सनरेज, अपनी अनुपम और अनोखी चमक के कारण ही इसे रेशम के समान माना जाता है। रेयॉन के कपड़े पहन के निकल लो, रेयॉन के कपड़े जब पहन के निकल जाओगे तो अलग एक चमके का साइन मारेगा धूप में ही, बिल्कुल चमकीला चमकीला लगोगे, बिल्कुल हैं, हिलोरे बन जाओगे। देखिए तो उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे कि अर्थात दैनिक बोलचाल की भाषा में जिसे नकली सिल्क कहा जाता है वह रेयॉन होता है। सिल्क है, रेशमी साड़ी होती है, रेशमी कपड़े होते हैं, वैसे ही अगर हम एक और कपड़ा पहन ले लेकिन वो सिल्क नहीं है, लेकिन लग रहा है भाई सिल्क जैसा ही, तो वो रेयॉन है, ठीक बा। सिल्क महंगा आ जाएगा, रेयॉन थोड़ा सस्ता होता है। सिल्क क्योंकि भाई प्राकृति है, सिल्क रेशम की साड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं, ठीक बा, रेशम के कपड़े बहुत महंगे होते हैं। चलिए तो ये समझ में आ गया ना, तो ये चीज हमें याद रखना। रेयॉन तंतु के बारे में हमने जान ली। ये क्या स्टेपल होगा, नहीं होगा, स्टेपल तंतु नहीं है, ये फिलामेंट तंतु है जो बड़े बड़े रेशों में जो है बना रहेगा। आगे समझ में बतिया, ठीक बा। अब आ जाता है पांचवा क्वेश्चन, वस्त्र उपयोगी तंतुओं के गुणों की विवेचना करें। देखिए वस्त्र उपयोगी यानी कि वस्त्र बनाने के लिए जो हम तंतुओं का यूज करते हैं उनकी बात हो रही है। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं का यूज कैसे कैसे, देखिए ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर है इसका, ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देखिए वस्त्र खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन ये है कि वस्त्र उपयोगी तंतुओं के गुण, जो कपड़े बनाने लायक, वस्त्र बनाने लायक जो, या बोल सकते हैं कपड़े, ये तो परिधान हो गया ना। एक सिंपल शर्ट बनने से पहले ही क्या था, कपड़ा ही था एक। तो कपड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, देखिए तो वस्त्र खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बात की जानकारी होनी चाहिए, या इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अमुक वस्त्र किन गुणों से युक्त रेशों से निर्मित है। पहले तो आप ये देखो कि भाई ये कपड़ा किस चीज का है ना। जो जैसे आप मान लो शर्ट लेने गए या कोई साड़ी लेने गए, तो चेक करो कि वो साड़ी या कपड़ा जो शर्ट है वो किस कपड़े से बना हुआ है। तो बोला जा रहा है वस्त्र की उपयोगिता और उसकी सेवा अवधि में घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए रेशों के गुणों का ज्ञान होना लाभदायक होता है। जिसको कपड़े की पहचान होती है ना कि हाँ ये कपड़ा है, ऐसा कपड़ा है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज जिसको होती है तो अच्छे कपड़े भी खरीद सकता है। अब कोई जैसे हम लोग को मान लीजिए कोई बहुत सारे लोग हैं उनको कपड़े की नॉलेज नहीं है, वो जा रहे हैं कपड़ा लेने, तो क्या करेंगे, अपने मतलब जो पसंद आएगा, जो चमकीला है, जो ऐसा है वो खरीद लाएगा, भले ही 5 दिन बाद खराब हो जाए वो, लेकिन जो वैसा है, जानकार है कपड़े का, वो बिल्कुल जांच परख करके लेता है ना। तो ये चीज़ है। तो गुण की बात करें तो गुण में देखिए क्या क्या बताना है। गुण में पहले आप लंबाई चेक करो, कैसे, रेशों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। कपास का रेशा जो रुई है, कपास का रेशा 0.3 इंच से 2 इंच, यानी इतना बोल सकते हैं, इतने बड़े बड़े रेशे होते हैं कपास के। ऊन का रेशा 1.5 इंच होता है, लगभग इतना होगा ऊन का रेशा।
ठीक है, और से 12 इंच तक भी पहुंच सकता है, 12 इंच ऊन के रेशे, ये चीज। उसके बाद रेशम का रेशा जो ककून से लिपटा रहता है, ककून पता है ना क्या होता है, वो कीड़े होते हैं रेशम वाले, 1000 फीट तक लंबा होता है, कई दूर तक पहुंच जाता है वो। रेशे की लंबाई वस्त्र की मजबूती से जो है सहायक होती है, इसीलिए सिल्क के कपड़े बहुत महंगे आते हैं, है ना, कोए से निकलते हैं कि ककून से निकलते हैं। उसके बाद दृढ़ता, अगर आप देखने हैं तो कौन सा कपड़ा स्ट्रेचेबल है, कौन सा कपड़ा फट जा रहा है तुरंत। सूती कपड़ा पहन के बॉडी बिल्डिंग कर लोगे, नहीं होगा ना, वहाँ आपको नायलॉन के कपड़े पहनने पड़ेंगे, या तो बोल सकते हैं थोड़े स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं वो पहन के करो। तो दृढ़ता यानी सूत काटने के लिए रेशे में दृढ़ता होनी आवश्यक है, तभी अटूट लंबे सूत्र का निर्माण हो सकता है। दृढ़ रेशों से मजबूत टिकाऊ वस्त्र बन सकते हैं जो जल्दी नहीं फटते। तो ऐसे आपको क्या करना है, दृढ़ता वाले जो हैं वस्त्रों का चयन करना है जो जल्दी नहीं टूटते रेशे, ठीक है। देखिए उसके बाद संस्कृत शीलता, सशक्तिशीलता यानी क्या है, ये परस्पर जुड़कर एक होने के गुण के कारण ही दृढ़ व लंबे सूतों का निर्माण संभव है। ऐसे धागों का, ऐसे रेशों का यूज करना चाहिए, ऐसे तंतुओं का यूज करें जो जल्दी ना टूटे। जो जल्दी नहीं टूटेंगे तो वो धागा भी मजबूत बनेगा, धागे से फिर कपड़ा भी मजबूत बनेगा, कपड़े से फिर जो परिधान है वो भी मजबूत बनेगा। कपास, लिनन, ऊन, ये गुण जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो कपास हो गया, बोल सकते हैं नीलन हो गया, ऊन हो गया, इनमें ज़्यादातर लंबे लंबे रेशे जो है देखने को मिल जाएंगे, मजबूत होते हैं। ऊन देखिए, ऊन को तोड़ दोगे आप लोग हाथ से, जल्दी नहीं टूटता ऊन दांत से काटने से भी नहीं कटता, अजीब सा लगता है दांत में किचिर किचिर तो वो तोड़ोगे ना ऊन को तो टूटेगा ही नहीं जल्दी, बहुत मजबूत होते हैं ये सब। चलिए उसके बाद क्या है, प्रत्यस्थता एवं जो है प्रतिशक्तता, यानी कि यहाँ इलास्टिसिटी की बात हो रही है, खींचने की बात हो रही है ना, कोई से कपड़े खींचते होंगे। कपड़े तथा बांटने की क्रिया में सूत पर तनाव पड़ता है। वस्त्र बुनते समय ताने बाने पर भी खिंचाव एवं दबाव का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिन रेशों में प्रत्यस्थता एवं जो है प्रतिकंदता होती है, अपने इस गुण के कारण वे इस तनाव एवं दबाव को सह लेते हैं तथा टूटते नहीं है। इन गुणों के कारण इनसे बने वस्त्र पर सलवटें भी नहीं पड़ती। क्या देखा है, ऊनी कपड़े पे जो ऊन वगैरह वाले कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें क्या होता है, सलवटें नहीं पड़ती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ खींचतान होती है। जैसे हम कोई चीज़ सिल रहे हैं, मान लो धागा कमजोर है, मशीन पे कोई और महिलाएं सब सिलाई वगैरह करती होंगी, तो कोई धागा कमजोर होता है तो पट पट टूट जाता है बीच में। लेकिन कई ऐसे धागे होते हैं जो मजबूती से काम करते हुए जाते हैं, जिससे जूता सिलते हैं, देखा होगा आपने वो धागा, वो क्या टूट जाता है, बहुत मजबूत होता है वो धागा, हाथ से भी तोड़ोगे ना नहीं टूटेगा, कट सा जाएगा हाथ, है ना, ये चीज़ें। और अनाम्यता यानी कि क्या है, ये वस्त्र बुनते समय जो है सूत्रों यानी कि जो धागा सब होता है को ऊपर नीचे करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और अतएव उनमें अनाम्यता गुण होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वे शीघ्र ही टूट जाएंगे। लचीलापन होना आवश्यक है। एक है लोच, ये तो एक्चुअल में फ्लेक्सिबिलिटी है। रेशे में लचीलापन अवश्य होना चाहिए, तभी वस्त्र बुनने की क्रिया में धागे को फ्रेम पर चढ़ाने, ऊपर धागे को देखा ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब तो मशीनें हो गई, मशीनें भी घिचर करती हैं, देखा होगा आप लोगों ने ये चीज़ें। तो झटके से कई बार टूट जाती हैं, लेकिन ये ना टूटे इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक होता है चमक, लस्टर होना चाहिए कपड़े में। जैसे चिकने रेशे से निर्मित वस्त्रों में अधिक चमक होती है, वे उपभोक्ताओं को अधिक आकर्षित करते हैं। कोई रेशमी साड़ी पहन के महिला बिल्कुल नाच नाच के निकल गई घर से, देखो उसको बहुत से लोग देखेंगे क्योंकि वो अलग ही चमक कर रही होगी। पुरुष जो है कोई रेशमी शर्ट पहन के चला जाए, वो अलग ही चमकेगा पूरे मार्केट में, है ना, लोग देखेंगे उसको। तो ये चीज़ है, लेकिन महंगा आता है, खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। किंतु मर्सराइजिंग जो है परिसज्जा, इसके जो है यानी रेशम की चमक को बोला जाता है मर्सराइजिंग, ठीक है। तो परिसज्जा करके उसमें भी चमक लाई जा सकती है। एक आर्टिफिशियल कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से हम उसमें चमक ला सकते हैं कपड़ों में भी। एक होता है वातावरण हेतु प्रतिरोध, यानी कि देखो जैसे वस्त्रों पर तीव्र ताप, धूप, नमी, फफूंदी, घर्षण इत्यादि। कपड़े भी सड़ जाते हैं, जमीन के नीचे देखोगे तो सड़ जाते हैं कपड़े भी, है ना, कीड़े उड़े खा जाते हैं। इससे उनकी सेवा क्षमता की अवधि कम हो जाती है। प्रतिकूल वातावरण का प्रतिरोध और जो है करने का गुण
बोला जाता है प्रतिरोध करने का गुण जितना अधिक जिन रेशों में होता है वह रेशा उतना अधिक अच्छा माना जाता है। यानी कि देखिए ठंडी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से हर चीज झेल जा रहा है वो, तो वो क्या होता है, बढ़िया रेशा होगा, उससे बना हुआ कपड़ा अच्छा होगा। विद्युत संवाहनीय, संभाविता, संवाहिता, तो विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रिकल, तो इसका मतलब क्या है, जिन रेशों में विद्युतीय संवाहिता रहती है वे जल्दी खराब नहीं होते। देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले वही वाले कपड़ा पहनते हैं, चले जाएंगे आग के पास तो भी उनको लौ नहीं लगेगी, जो तपिश होती है, जो गर्मी होती है वो नहीं महसूस होती है। आगे बात सुनो, और आग में चले भी जा रहे हैं तो जलेगा नहीं जल्दी वो कपड़ा। तो बोला विद्युत चर्चा, विद्युत चार्ज वस्त्र की सतह पर आ जाता है, यह वह विद्युत शॉक उत्पन्न करता है। कई बार ऐसे भी कपड़े आपने देखे होंगे जो चटचटाते हैं, यानी कि कई ऐसे वस्त्र होते हैं जैसे ऊनी कपड़ा हो गया, ऊन को जैसे हम स्वेटर उतार के रखते हैं, अंधेरे में देखना उसमें चिंगारी भी निकलती है। जिसने चिंगारी सुनी होगी ना अपने कपड़ों में से, एक बार मैसेज पे जरूर, मतलब उस पर कमेंट में एक बार जरूर बता देना आप लोग, ठीक है ना। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, अब आ रहा है नेक्स्ट इसमें कि अपघर्षक प्रतिरोध क्षमता, यानी कि अब वस्त्रों में अपघर्षक प्रतिरोध क्षमता एक आवश्यक गुण है। यानी कि इसके अभाव में वस्त्र तह करने, रखने, उठाने, धोने, इस्त्री करने की क्रियाओं के क्रम में कई बार घर्षण, रगड़ के संपर्क में आते हैं। कई बार कपड़े रगड़ जाते हैं धोते समय, कुछ करते समय। अगर ये कपड़े इतने ही कमजोर होंगे तो फट जाएंगे, चरचर ही एक बार में ही फटा जाएंगे। जिन रेशों में यह क्षमता होती है वे खराब हो जाते हैं। और नायलॉन, रेयॉन के वस्त्रों की सतह अपघर्षक के कारण दानेदार हो जाती है। आपने देखा होगा कि भाई जैसे अब ये है, ये हमने शर्ट पहनी, अगर ये कपड़ा जो है रगड़ खा रहा है, उसको धुलाई में दे दिया, ऐसा कर दिया, किसी कपड़े के अंदर रख दिया, पहन के सो गए, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने वो रोए निकल जाते हैं, गोल गोल से वो निकल जाते रोए। तो ये चीज़ क्या बोल रखा है, तो ये नायलॉन के कपड़े में और रेयॉन के वस्त्रों में कि ये अपघर्षक के कारण उसमें दानेदार जो है रेयॉन में और नायलॉन में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद है अवशोषकता, यानी कि वस्त्रों में तरल पदार्थों को अवशोषित करने के गुण अवश्य होने चाहिए। क्योंकि देखो जब आप धुलोगे कोई भी कपड़ा तो वो जल्दी जो सूखेगा तो सूखेगा भी और धुलाई भी अच्छी हो जाएगी, तभी वस्त्र पसीना सोख लेता है। तो वस्त्र ऐसा होना चाहिए कि पसीना सोख ले, वरना पसीना नहीं सोखेगा तो अंदर ही अंदर बहुत गंदा होता रहेगा हाल। तो अवशोषकता जो है होनी चाहिए हर वस्त्र में। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। रंगाई, छपाई, धुलाई भी आसानी से हो सकती है फिर तो, ठीक है। उसके बाद देखिए कोमलता, सॉफ्टनेस होनी चाहिए। कपड़े में अगर सॉफ्टनेस नहीं है तो कपड़ा पहनने में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वही चाहिए, कोमलता का होना जरूरी है। जैसे अंडरगारमेंट जो हम लोग पहनते हैं, सब लोग पहनते हैं, नॉर्मल सी बात है, तो उसमें वो क्या होते हैं, कोमल होते हैं। कोई देखा है बिल्कुल बिल्कुल कड़क कपड़ा वैसे पहन लो, ऊन का कपड़ा अंडरगारमेंट में पहन लो, बिल्कुल पगला जाओगे। तो वही चीज़ें होती हैं। तो कोमलता वाले कपड़े पहनने चाहिए। शोधकों के प्रति अनुकूल प्रक्रिया, यानी कि फेवरेबल रिएक्शन टू क्लीनिंग मटेरियल, यानी वस्त्र निरंतर उपयोग में आकर मैले हो जाते हैं, यदा कदा उन पर दाग धब्बे लग जाते हैं। तो वस्त्र है ना ऐसा होना चाहिए कि बार बार उसको यूज़ किया जा सके। अब इतने हम लोग अमीर तो हैं नहीं कि भाई एक बार कपड़े पे दाग लग गया तो उसको फेंक देते, नया कपड़ा ले आते, नहीं ना, हम तो धो के पहनना पड़ता है हमें। तो वही चीज़ें हैं। तो उनके रेशे भी खराब हो जाते हैं तथा उनका स्वभाव, स्वरूप एवं आकार विस्तृत हो जाता है। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो इन सारी चीज़ों को झेल सके। उसके बाद आता है समानता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी। मतलब क्या है, रेशों की लंबाई व व्यास में, देखिए ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना, 10 पॉइंट लिख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। बस मैं ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, 15 पढ़ा दूंगा, 16 पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए तो समानता 14वां पॉइंट है ये। तो रेशों की लंबाई व व्यास में समानता अर्थात एकरूपता का गुण होने से उनकी वस्त्र निर्माण संबंधी उपयोगिता में वृद्धि होती है। इस गुण के अभाव में उनकी व्यावसायिक उपयोगिता का ह्रास होता है। तो देखिए कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई कंपनियों में एक ही जैसे कपड़े चल रहे हैं, कई कॉलेजों में, कई स्कूलों में ऐसे होता है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व। घनत्व मतलब क्या होता है, रेशों के घनत्व का प्रभाव उनसे निर्मित वस्त्रों को के भार पर पड़ता है। जितने भारी रेशे होंगे, जितने भारी धागे होंगे, उतना भारी कपड़ा बनेगा, जितना भारी कपड़ा होगा उतना भारी परिधान बनेगा। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लड़कियों के लहंगे वहंगे होते हैं वो कितने ज़्यादा हैवी होते हैं, लड़कों में कुछ शेरवानी होती है वो कितनी ज़्यादा हैवी होती है, उसी हिसाब से बनाई जाती है, बहुत सारे कपड़ों का यूज़ किया जाता है उसमें। तो वही बोला है, घनत्व के वस्त्र
घनत्व के वस्त्र हल्के तथा अधिक घनत्व बोला जा रहा है, घनत्व युक्त रेशों से निर्मित वस्त्र भारी होते हैं और उपभोक्ता उन्हीं वस्त्रों को प्राथमिकता देते हैं जो हल्के होते हुए भी अधिक क्षेत्र ले सकें और गर्म भी हों। यानी कि ठंडियों में क्या होता है कि वो ज़्यादा मतलब हैवी भी ना लगे और गर्म भी रखे, तो ऐसे कपड़े लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। आजकल देखा होगा ठंडियों में इतना ज़्यादा वैसे कपड़े कौन पहन रहा है, बिल्कुल मोटे मोटे ऊन वाले कपड़े नहीं ना, सब पतले कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन वो गर्म, आजकल फाइबर ही ऐसा बन रहा है, फाइबर नए नए फाइबर के कपड़े आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट है ताप का प्रभाव एवं दहकता। मतलब क्या है, धोने सुखाने इस्त्री करने की क्रियाओं में वस्त्र का ताप के संपर्क में होता है। इस्त्री कर रहे हो यानी कि जल जाए, है ना, सिल्क वाली साड़ी को इस्त्री करो बिल्कुल कॉटन वाले पे करके, वो जला देगा उसको बिल्कुल। तो वही चीज़, वे रेशे अधिक उत्तम माने जाते हैं जो तीव्र ताप अथवा ज्वाला से क्षतिग्रस्त नहीं होते। यानी कि जो ऐसे कपड़े जो आग उग में जल्दी ना जलें, दूर दूर से ही जो है भले गर्माहट लगे लेकिन जले नहीं जल्दी, तो वो चीज़ें हैं वो ठीक। देखिए हमारा जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो है विभिन्न प्रकार के तंतुओं की पहचान आप कैसे करेंगी या करेंगे, है ना। तो महिलाओं के लिए बोल रखा है यहाँ तो विभिन्न प्रकार के तंतुओं की पहचान। तंतु क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। एक धागे को आप मरोड़ को खोलोगे धागे को, तो जो छोटे छोटे रेशे निकलेंगे उसको क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है, फाइबर कहा जाता है। ठीक बा, देखिए तो यहाँ क्या क्या चीज़ें बतानी है हमें। तो देखिए, तो बोला जा रहा है विभिन्न प्रकार के तंतुओं की पहचान आप कैसे करेंगे। अलग अलग प्रकार के तंतु होते हैं, जैसे बोला जाए तंतु मोड़ परीक्षण करके देखो। पहले तो आप तंतु मोड़ परीक्षण यानी कि चेक करो, देखो रेशों को तोड़कर उनकी पहचान की जा सकती है। जैसे हम लोग पतंग उड़ाने के लिए मांझा लेने जाते थे और उसमें क्या है, हम लोग तोड़ के खींच के देखते थे, जो जल्दी टूट गया वो कच्चा है, फिर तो वही चीज़ें। वस्त्र के एक छोर से धागे को खींचकर बटे हुए सूत के जो है घुमाव को खोलकर रेशों के एक तार को दोनों हाथों से पकड़कर, यानी कि एक रेशा निकालो सिर्फ उसमें से, धागे में से भी उसको खींच के देखो, ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं, वो टूट जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जो मजबूत होगा टाइम लगेगा। तो इससे रेशों की मजबूती तथा प्रकार का पता चलता है। परिणाम इस प्रकार होंगे, जैसे कपास को उठाओ, कॉटन कपास को उठाओ तो सूती रेशा जो होता है शीघ्रता एवं सहजता से टूट जाता है, सूती धागा टूट जाता है तुरंत। इसके टूट के छोर जो है ब्रश की तरह जो है फुज्जीदार हो जाते हैं, यानी कि जैसे कभी जूम करके देखना उसको, आंखों से तो जल्दी नहीं दिखेंगे, तो जब तोड़ोगे तो वो कॉटन वाला जो धागा है वो बिल्कुल झाड़ू जैसा लगेगा आगे से। रेशम की बात करें तो रेशमी रेशा भी अधिक दृढ़ नहीं होता रेशम, या भी सरलता से ही टूट जाता है रेशम का। फिर नीलन होता है, नायलॉन जिसे बोलते हैं हम लोग, नायलॉन नीचे आएगा, लीनन देख लीजिए आप लोग। यह रेशा कुछ मजबूत होता है अतएव देर से टूटता है, इसके टूट सिरे नुकीले होते हैं। ये टूटेगा, झाड़ू जैसे नहीं बनेगा, ये नुकीले अजीब सा बनेगा, जैसे हमारे बाल टाइप के होते हैं ना, कटते हैं तो नुकीले जैसे नहीं हो जाते एक तरफ, बिल्कुल जूम करके देखें तो। ऊन क्या होता है, वूल, प्रोटीन द्वारा निर्मित यह रेशा काफ़ी लचीला होता है। जैसे ऊन की बात कर रहे हैं तो ऊन भेड़ों वेड़ों से लिया जाता है, तो ये भी लचीला होगा और तोड़ने पर काफ़ी दूर तक रबड़ की तरह जो है खींचकर जो है ऊन देखा होगा आप लोगों ने कभी। ऊन से किसी ने अगर पतंग उड़ाई होगी ना, या ऊन खींच के देखा होगा, जो अभी ऊन इतना लोगे तो वो जल्दी नहीं खींचेगा। लंबा ऊन खींचो, वो खींचोगे ना तो थोड़ा लंबाई में भी जाएगा। अरे वो समझ में क्या कह रहा हूँ मैं, खींचेगा वो। तो बोला जा रहा है अतः तोड़ने पर काफ़ी दूर तक रबड़ की तरह जाता है और इसके टूटे सिरे जो है लहरदार और सर्पिल एवं फुजीदार होते हैं। इसके भी झाड़ू जैसे निकल जाता है रेशा भी। ठीक है, नायलॉन का क्या होता है, नायलॉन के रेशे सर्वाधिक दृढ़ होते हैं, टूटते नहीं जल्दी, ये कठिनाई से टूटते हैं, काफ़ी दूर तक लचीले होने के कारण खींचते चले जाते हैं। नायलॉन का कपड़ा बिल्कुल खींचता है और बिल्कुल ऐसे करोगे ना, अगर बॉडी भी आपकी नायलॉन की शर्ट पहन रखी है आपने तो ये बिल्कुल फूल जाएगा, है ना। सूती कपड़े में क्या होगा, वो फट जाएगा, ये खींचेगा, तो ये चीज़ इसके कारण खींचते चले जाते हैं। और रेयॉन के क्या होते हैं, तो बोला जा रहा है रेयॉन का सूखा रेशा सरलता से नहीं टूटता, किंतु पानी में भिगोने पर सरलता से तोड़ा जा सकता है। इसके टूटे सिरे जो है खसक साखवत होते हैं, यानी कि थोड़ा सा ये खिसकने वाले कपड़े होते हैं, भसक जाता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। सिलवट परीक्षण कैसे किया जाए किसी भी कपड़े का, किसी भी तंतु का, तो सिलवट सबसे ज़्यादा पड़ती है सूती में। जैसे देखा ना, सूती कपड़े में बार बार प्रेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा और चुंगड़ू हो जाता है, बिल्कुल मुड़ मुड़ सा जाएगा। वॉशिंग मशीन में अगर सूती कपड़े धो दिए तो वो समझ लो बिल्कुल रद्द है, बिना प्रेस किए तो पहन नहीं सकते।
तो वस्त्र की तह को उंगलियों के बीच अथवा मुट्ठी में दबाकर छोड़ दिया जाता है। वस्त्र की पड़ी सिलवटें का चिन्ह, देखो किस सूती कपड़े को ऐसे पकड़ के बिल्कुल टाइट पकड़ लो, वो बिल्कुल चिंगुड़ जाएगा, खराब सा दिखने लगेगा। तो वही चीज़ बता रहा है, इसको आप लोग छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़िएगा। वस्त्र पर दी गई परिसज्जाओं के कारण सही परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो कपास की अगर बात करें, सूती वस्त्र पर सिलवट जल्दी पड़ती है और देर तक बनी रहती है। सूती कपड़े में देखा होगा आप लोगों ने, जो सूती कपड़े पहनते हैं उनके शर्ट के पीछे यानी कि इस हिस्से में बहुत सारी लाइनिंग से हो जाती है और बड़ी बेकार लगने लग जाती है वो, है ना। तो ये चीज़ रेशम के कपड़े में देखें तो रेशम के जो है प्रत्याशा इलास्टिसिटी जो होती है, अर्थात लचीलापन अधिक होने के कारण ये सिलवट नहीं पड़ती इसमें। उसके बाद आता है लीनन। लीनन में क्या होता है, इस पर सिलवट जल्दी पड़ती है, देर तक बनी रहती है। लीनन में भी सिलवट पड़ जाती है। इसका कारण यह है कि लीनन के रेशों का सूती रेशों की तुलना में कड़ापन लिए हुए होता है। लीनन के कपड़े कड़े होते हैं, थोड़े टाइट से होते हैं। ऊन देख लो, ऊन में जो है उतना नहीं पता चलेगा, ऊन में कहाँ सिलवट होती है। ऊन के कपड़े पहन लो, वो कहीं पे भी सो जाओ पहन के, ऊन के कपड़े रोएं छोड़ देगा लेकिन ये मुड़ेगा नहीं। ऊनी वस्त्रों में सिलवट नहीं पड़ती है, इसका कारण ऊन के रेशों का सर्वाधिक लचीलापन भी होता है, ऊन घिस जाते हैं बहुत ज़्यादा। नायलॉन के कपड़े देखें, कृत्रिम विधि से बने, ये कृत्रिम विधि द्वारा बने होते हैं, हैंडमेड होते हैं, मैनमेड होते हैं। तो कृत्रिम विधि से बने इन रेशों में सिलवट नहीं पड़ती और इस कारण परिधान के रूप में इसका व्यवहार अधिक किया जाता है। नायलॉन के कपड़े ज़्यादातर लोग पहनना शुरू कर रहे हैं आज के टाइम पे। रेयॉन की बात करें, रेयॉन के वस्त्रों पर सिलवट शीघ्र पड़ती है, किंतु वे सीधे फैलाकर लटकाने से वातावरण के ताप एवं हवा के संपर्क में आकर कुछ सीमा तक सिलवटें स्वयं लुप्त हो जाती हैं। तो ये जो रेयॉन के कपड़े होते हैं ना, धूप में सुखा दो, ऐसी कर दो, जो भी मर्जी करना है उसको सुखाने के लिए, तो कई बार तो वातावरण में रहकर ही सीधे हो जाते हैं। वो धोओगे तो मुड़े मुड़े लगेंगे, लेकिन उसके बाद अपने आप ही गायब हो जाती है सिलवटें, वो होती है रेयॉन के। ठीक है, तो एक बार ये चीज़ हम जानेंगे। इसमें एक बार वस्त्र फाड़ परीक्षण। तो सूती कपड़े जल्दी फट जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इजी है, बहुत सारी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बच्चों की फिर अलग ही कंप्लेन आने लग जाती है कि सर अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इतने देर से अभी आप लोग को पढ़ा ही रहा हूँ ना, तो कहाँ कुछ हम लोग वो, अब तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी कम हो रहा है ना, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो वस्त्र फाड़ परीक्षण क्या होता है, तो लीनन की तुलना में सूती वस्त्र शीघ्रता चर ऐसी आवाज आती है, फट जाते हैं, है ना, जैसी आवाज करते हो फटते हैं। रेशमी वस्त्र क्या होते हैं, रेशमी वस्त्र फटने पर तीव्र कर्कश ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। फटे हुए वस्त्र के रेशे असमान लंबाई युक्त होते हैं, यानी कोई ज़्यादा टूटा है, कोई सूती कपड़े फाड़ोगे बिल्कुल सीधे टूटे फटेंगे, इसका कपड़ा नहीं जो है सीधा फटता रेशम का। लीनन क्या होता है, लीनन के रेशे सूती वस्त्रों की तुलना में अधिक दृढ़ होते हैं, अतएव लीनन के वस्त्र को फाड़ने में अधिक शक्ति लगती है। लीनन के कपड़े फटते हैं, बहुत टाइट होता है ये सब, है ना, बहुत टाइम लग जाता है, और इसके फटे हुए रेशों के सिरे सीधे नुकीले होते हैं। ऊनी वस्त्र की बात करें, ऊनी वस्त्र को फाड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, शक्ति लगती है। ऊनी वस्त्र तो समझ लो फटेगा ही नहीं, ऊन कितने खींच लोगे, हाँ बहुत टाइट लग जाएगा। उसके रेयॉन के कपड़े की बात करें तो रेयॉन का वस्त्र फाड़ने पर इसके रेशे समान लंबाई में फटते हैं। रेयॉन के कपड़े भी अच्छे से फट जाते हैं, फटते समय यह भी कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि फाड़ने के लिए कम शक्ति खर्च होती है और रेशे के सिरे लहरदार हो जाते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े फटते हैं भी। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद जो है कुछ तेल परीक्षण हैं, उसमें भी मैंने बता दिया। स्याही परीक्षण है, कुछ कपड़ों पे मतलब अलग अलग कपड़ों में देखा जाता है। फिर मैंने बता दिया इसमें लंबाई, चमक, प्रत्याशा। तो आप लोग कुछ चीज़ें याद रखिएगा, बाकी मैं यहाँ आप लोग को दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें याद रखिएगा इसमें, और बाकी बहुत सारी ईजी चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं सब लोग आराम से। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें, बहुत इजी चैप्टर हैं सारे, ये अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आगे बस में तो देखिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग को चैप्टर समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अच्छे तरीके से जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। बेल आइकन का बटन दबाओगे जब ही मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना आप लोग, अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को दो, अभी बहुत आगे तक जाना है, हर बच्चे तक वीडियो पहुँचाओ, ठीक है ना। चलिए, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिसको नोट चाहिए वो चैनल के अबाउट में नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो, तुरंत आपको नोट्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।